नमस्कार, यूपी की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं रे इंटरनेशनल के सीईओ अजय पटेल जी। आइए जानते हैं कि आखिर जो सरकार 2014 में बदली थी, केंद्र सरकार खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद में योगी आदित्यनाथ बने, कितना कुछ व्यापार बदल गया है, माहौल में कितना कुछ बदलाव आया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। खास तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इसके बाद व्यापार में कितना कुछ बदलाव आया है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बदलाव तो 91 से शुरू हुए थे, सच्चाई तो ये है। खासतौर पर तब जबकि 91 में बहुत ही बुरी स्थिति आर्थिक भारत की हुई थी और हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन वो सारे की सारी जो बदलाव थे, पूरा देश इस अंदाज में लेता है कि वो बदलाव हमारे सबसे महत्वपूर्ण, हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री जी, जो अलग अलग पदों पे अलग अलग समय में रहे, जो उस समय आरबीआई के गवर्नर रहे या एडवाइजर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर के, बाद में प्रधानमंत्री रहे, उनके विचारों की देन है। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है और ये बताना महत्वपूर्ण है 2014 की भूमिका के लिए, क्योंकि 2014 से पहले की घटनाओं को अगर हम नहीं समझेंगे तो 2014 के होने वाले बदलावों को नहीं महसूस कर सकते। वो सारी जरूरतें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के शर्तों के तहत हुई थी। वो बदलाव हमारे इकोनॉमिक्स दोस्तों की देन नहीं थे, हमारे इकोनॉमिस्ट बुजुर्गों की देन नहीं थे। वो सारे बदलाव दुनिया की इकोनॉमिक शक्तियों के दबाव के चलते थे, जिन्होंने हमसे कहा कि ओपन इकोनॉमी हो, हमारे पीएसयूज, हमें पब्लिक सेक्टर को बेचना पड़ेगा, हमें पैसा राइज करना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इंसेंटिव्स बंद करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लगातार बदलाव लाए गए, जैसे हमने ओपन इकोनॉमी का दौर कहा। उसमें बीच में कुछ समय अटल जी की सरकार का भी रहा, उसमें सेम पॉलिसी फॉलो हुई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, सेम पॉलिसी फॉलो हुई, उसके कुछ फायदे मिले, लेकिन देश लगातार बड़े कर्जों का शिकार होता चला गया, जिसका एहसास देश को हुआ ही नहीं। 2009 का एक समय था जब कहा जाता है कि दुनिया के अंदर पेट्रोल बहुत सस्ता था, महंगा था और हमने सस्ता बेचा। लेकिन सच्चाई यह है, उसके बदले में हेवी ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए और ऑयल बॉन्ड्स के नाम से देश के अंदर और देश के बाहर भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपए उठाया, जिसकी मैच्योरिटी आज तक भारत सरकार दे रही है। अब आती है 2014 की सरकार। 2014 की सरकार में एक बात को सब लोगों को समझना पड़ेगा कि 2014 में इस देश को जो प्रधानमंत्री मिला, वो प्रधानमंत्री 10 वर्ष मुख्यमंत्री रह के आया था उस राज्य का, जो आर्थिक तौर पर हमेशा भारत का इंजन रहा है, जो आजादी से पहले भी, हजारों साल पहले भी, सैकड़ों साल पहले भी, जिसका ट्रेड रूट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। महाभारत काल से लेके, मौर्य काल से लेके, गौतम बुद्ध के जमाने से लेके, आप किसी भी दौर में पढ़ते जाइए तो हमारे गुजरात की तरफ से होने वाले ट्रेड के रेफरेंसेस आपको हमेशा मिलते हैं। एक छोटी सी बहुत अजनबी सी बात बताता हूं कि गुजरात के उस ट्रेडर्स की ये है कि मालदीव, जिसके विषय में आज की तारीख में सबसे कंटेम्परेरी है, उधम हो रहा है, मालदीव के भी जो इनिशियल सेटलर्स हैं, आप जान के आश्चर्य करेंगे, 1000 साल 1200 साल पहले ही नहीं, बल्कि ईसा से 600 साल पहले वो गुजरात ओरिजिन के हैं सारे, जो बाद में मुसलमान कन्वर्ट हुए 15वीं शताब्दी में आके, क्योंकि उनका राजा मुसलमान हो गया, और उसके बाद वो आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। तो महत्वपूर्ण विषय यह था कि गुजरात एक ऐसी कम्युनिटी है जहां जाति प्रमुख नहीं है, जहां व्यापार उनके खून में है, लोगों के मन में है, लोग सरकार की तरफ नहीं नजर उठाते, काम करते हैं। और उस राज्य का मुख्यमंत्री, वो डायनेमिक मुख्यमंत्री जो अपनी सही उम्र पे, लगभग 50 वर्ष की उम्र में वो मुख्यमंत्री होकर आया, वो व्यक्ति
और उसने लगातार एक प्रयास किया कि वो राज्य आगे आए, तो उन्होंने उस पूरे के पूरे प्रोसेस को सीखा और समझा। गुजरात में पैसा लेके काम करें या बिना पैसा लिए काम करें, बैंक से पैसा लें या ना लें, आपको फ्रॉड की स्थितियां बहुत कम मिलेंगी। तो वही माइंडसेट अहमदाबादी होने का असर मोदी जी पे भी था। तो सन 14 में जब मोदी जी की सरकार बनकर तैयार हुई, तो हमारे सामने वो सच्चाइयां आई, मोदी जी के सामने वो सारी सच्चाइयां आई, जिसमें कि हमारे ऊपर किस तरह की लायबिलिटीज हैं, कब कब हमें पैसा देना है, कौन कौन से महीने और कौन कौन से सन में और कौन कौन सी तारीखों पैसा देना है। मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं कहा कि यह पैसा उन्होंने चढ़ा दिया, बताया जरूर, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी ली कि चलती हुई सरकार की लगातार प्रयासों की देन हो सकती है। तो उन्होंने उस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहला जो रास्ता निकाला वो है स्वरोजगार। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से रोजगार से संबंधित हमारी एजुकेशन हो या एजुकेशन पाने के बाद लोगों को रोजगार मिले, तो चाहे उन्होंने स्किल इंडिया शुरू करा हो, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे हो जो कि देश भर में चलाए उन्होंने, चाहे वो फिर आईटीआई से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्लोमा से रिलेटेड हो, चाहे वो डिग्री और एमबीएस से रिलेटेड हो, साथ में उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि व्यापार को देश के सभी राज्यों के अंदर विस्तार से पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बने, और भारत के प्रधानमंत्री बनने से उन्होंने पूरे भारत में ही उसको प्रभावशाली तरीके से बढ़ाना शुरू किया। उसी बीच में एक दौर आया जबकि हमारे पास ये कृपा हुई 2017 में योगी जी भी उत्तर प्रदेश में आए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त अभियान चलाकर सुरक्षा का एक बड़ा माहौल पैदा किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब नोएडा भी बसाया गया था तो वहां इतनी किडनैपिंग हुई कि लोग वहां से उठ के उत्तरांचल चले गए, वहां से उठ के लोग बाहर चले गए, और उत्तर प्रदेश नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहर को बड़ा आर्थिक केंद्र नहीं बन पाया। आज पूरे देश को दिखाई दे रहा है, क्या वो कुछ ही पीछे है? शायद देश के 2-4 शहर ही ऐसे हैं जो नोएडा से आगे रह गए, लेकिन ये निश्चित बात है, मैं दावा कर सकता हूं कि अगले 3 वर्षों के अंदर अंदर इस वर्तमान नेतृत्व की मौजूदगी में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री जी अगर बैठे रहते हैं हमारे, तो ये तय पर स्थिति है कि नोएडा बंबई की समकक्ष खड़ा होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जो वो बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो पॉलिसीज को बनाना, उनको नाम देना, ये महत्व नहीं है, महत्व उन सारी पॉलिसीज का प्रोसेस होना। शुरू में स्किल इंडिया के नाम पे हर एक को लगा कि इससे क्या होगा, हमारे स्कूल कॉलेज को नहीं सिखा रहे, लेकिन उन्होंने वहां से शुरू करके, और आज स्थिति ये कर दे कि हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे यहाँ बाध्यता है, लेबर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बाकायदा नोटिस देता है हमें कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन में, हमें अपने बिजनेस प्रोमाइसेस में, हमें अपनी फैक्ट्रियों के अंदर सक्षम लोगों को ट्रेंड करना ही पड़ेगा। हमारी सभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो पहले कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस ही नहीं था, आज हमें स्टाइपेंड पे लोगों को रखना पड़ना, ये हमारी बाध्यता है, लेकिन इसके बिना उनको हम सिखा भी नहीं सकते। अल्टीमेट फायदा हमारा ही है, क्योंकि आज हमें स्किल्ड लोग मिल पा रहे हैं, तो हम नए से नए बिजनेस को शुरू करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। खासतौर पर एमएसएमई काफ़ी रोजगार देता है और सरकार भी इस पर काम करी थी। आपको क्या लग रहा है कि कितना कुछ लाभ मिला होगा इसका? देखिए, एमएसएमई एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। बड़ी इंडस्ट्री कभी भी बिना एमएसएमई के खड़ी नहीं सकती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, कंगूरे पर तो दिखाई देगी बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन जब तक उसके नीचे रस्से दाएं बाएं बंधेंगे नहीं, वो खड़ा नहीं रह सकता। तो एमएसएमई तो एक प्रोसेस का सबसे ताकतवर हिस्सा है। वर्तमान सरकार में जो पहला प्रयास किया गया एमएसएमई को जिंदा रखने का, एमएसएमई के पास सारी सुविधाएं पहुंचाने का, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि अब शेयर मार्केट के माध्यम से भी एमएसएमई पैसा उठा सकते हैं। एक समय था जब हजारों करोड़ की कंपनियां ही बाजार में जाती थी और उनको ही पैसा मिल पाता था, लेकिन आज एक समय है
जब सेबी से सहयोग लेके कोई भी व्यापारी 50 करोड़ वाला भी जाके बाजार के अंदर पैसा लेने का माध्यम खड़ा कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। देखिए, एमएसएमई की शुरुआत बहुत लोअर लेवल भी होती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई लिमिट नहीं है। पहले इस तरीके के नाम पे केवल 50,000 तक के ऋण मिला करते थे। आज अलग अलग पॉलिसीज के तहत 5 लाख के, 10 लाख के, 15 लाख के, 50 लाख के तक ऋण आसानी से मिल पाते हैं। साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण और है परिवर्तन। एक समय था जब बैंकें ऋण बांट तो देती थी, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि भाई ये कौन सी नई बात है, ये तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। फर्क है, तब बैंकें ऋण तो बांट देती थी, वसूली नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ना तो किसी का कोई पता था, झूठे पते लिखवाए जाते थे, सिफारिशों से और लेन देन के माध्यम से लोन्स होते थे। आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सरकार ने जो बिल्कुल शुरुआत में किया, आधार कार्ड। पहले से था, लेकिन आधार जुड़ गया इनकम टैक्स से। बहुत कोशिश की हमारे बहुत सारे काबिल आज के विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने, जिन्होंने खड़े होकर बार बार इसको चैलेंज किया कि आधार को हर चीज से नहीं जोड़ सकते आप, लेकिन एक एक करके इसको आधार को हर चीज से जोड़ दिया गया, यहां तक कि आपके मोबाइल से जोड़ दिया गया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप सरकार ने योजना जब शुरू की और कई तरह की खासतौर से यहाँ पर बिजनेस भी युवाओं ने शुरू किया, आपको कैसा लगता है? देखिए, स्टार्टअप बेसिकली इस बात की शुरुआत है कि जो काबिल हिंदुस्तानी नौजवान है, जो सिर्फ नौकरी ढूंढने अमेरिका और लंदन चला जाया करता था, उनमें से कम कुछ लोग तो ऐसे खड़े हो जो आए और व्यापार करने की सोचें। नए आइडियाज को हम इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस ही नहीं रखते थे, लेकिन नई पॉलिसीज में सेबी के द्वारा बहुत सारे नए नियम बनाने से और पैसा बाजार से मिल पाने से, क्योंकि स्टार्टअप में आज एंजल इन्वेस्टर्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि जब कॉन्सेप्ट लेवल पे हैं तो भी पैसा लगाने वाले लोग खड़े हुए, इसको लीगलाइज किया गया, इसको कानूनी जामा पहनाया गया, उनकी हिस्सेदारी को लोगों में शेयर करने का। नतीजा होने सर वो सारे काबिल नौजवान जो सोचते हैं, उनके पास कुछ आइडियाज हैं, दे थिंक दे कैन वर्क, देन देयर आर प्रॉपर पीपल जिनके पास पैसा है। पैसा वाला पैसा लगा रहा है, कोशिश करने वाला कोशिश कर रहा है। हो सकता है 10 में से 6 असफल हो जाए, लेकिन उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसको पैसा लगाने वाले का जाएगा। लेकिन जो 4 कमाएंगे उससे बहुत बड़े पैसे भी बनेंगे और बहुत बड़ा व्यापार भी जनरेट होगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। हमें ये जानना चाहेंगे, आप इंजीनियर हैं, उस समय के इंजीनियर्स में आज के इंजीनियर्स के माइंडसेट में कितना कुछ बदलाव आया है? तब सबके पास सिर्फ एक काम था, मुझे नौकरी करनी है। हम लोग मजाक में कहा करते थे, पहले साल में चीफ इंजीनियर, दूसरे साल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, तीसरे साल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चौथे साल में एई और 5वें साल में बेरोजगार। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज नौकरी जाने को लोग बहुत करते हैं, लेकिन नौकरी जाने से पहले से नहीं, बल्कि नौकरी में जाने के 10 साल तक नौजवान आज एक प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना कोई ऐसा नया आइडिया निकाला जाए कि 4 नौजवान एक आइडिया निकालें, उस आइडिया पे आगे काम किया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण इस बात का है, बहुत बड़ा महत्व है कि सरकार, बैंकें और आर्थिक दुनिया ये कोऑर्डिनेट करें। इस सरकार ने जितनी पॉलिसी बनाई उनमें सबसे महत्वपूर्ण है उनका प्रचार करने से जो फर्क पड़ा हमारे माइंडसेट पे। हमारा इन्वेस्टर भी, पहले हर इन्वेस्टर बैंक में पैसा लगाता था, हर आदमी एफडीआर कराता था, हर एक के माँ बाप के पास एफडीआर हुआ करते थे। आज सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। आज हर आदमी पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा रहा है, उससे वो पैसा डेवलपमेंट में जा रहा है, और हर पैसा जो शेयर मार्केट में पहुंच रहा है, ये सट्टेबाजी नहीं है, ये वो जगह है जहां से वो पैसा वापस व्यापार में आ रहा है, और व्यापार में नई संभावनाएं, नए रोजगार और नई टैक्स के माध्यम पैदा हो रहा है। हम आपसे लंबी बातचीत की, हम ये जानना चाहेंगे आपको इतना इंस्पिरेशन कैसे मिलता है, क्या कुछ पढ़ते हैं आप? देखिए, अगर केवल कुछ मत कीजिए, अपनी पुरानी कहानियों पे चले जाइए, चाहे वो जातक कथाएं हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़ जाइए खाली, लेकिन याद रखिए कि जैसे हम एग्जाम में पढ़ते थे और जो चीजें याद रह जाती थी वही याद रह जाती थी, ऐसे इसे सिर्फ उतनी जगह याद रख लीजिए, आपको हर समस्या का हल मिल जाएगा। हमारे अध्यात्म में, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा खाली हिंदुइज्म में,
अगर आप अध्यात्म को ढंग से पढ़ेंगे तो चाहे आप कहानियां कहीं की पढ़ लीजिए, चाहे वो बाइबल से जुड़ी हुई कहानियां हो और चाहे वो अरेबिक नाइट्स हो, आपको जिंदगी जीने का हर अंदाज आपको अपने पुराने लोगों ने सिखाया है। हमारी बदकिस्मती है, हम उसे समझना नहीं चाहते, थोड़ा दिमाग लगता है। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको हर जगह हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है। और निश्चित तौर पे देखिए, आज के जितने माध्यम हैं वो तो हर एक के पास अवेलेबल, फिर क्या फर्क है उसकी एनालिसिस का, उसकी समझ का। हम में एनालिसिस करने की ताकत आ जाती है तो हम सबको समझने लगते हैं। और एक एनालिटिकल पावर आज के दौर में एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है। हम कब नकल नहीं करते, हम कॉमन नहीं चलते, अब हमें कुछ नया करने की इच्छा होनी चाहिए। बस हम चलते चलते कहेंगे कि आप यूपी की आवाज़ की खासकर उद्यमियों को, नए उद्यमियों ने क्या कुछ संदेश दें? मैं सब नए उद्यमियों से एक ही बात कहूंगा, हिम्मत न छोड़िए, अपनी तरीके से प्रयास करिए, सफलता हर कीमत पे मिलेगी। हो सकता है हम 10 बार गिरे, लेकिन 11वीं बार फिर हम उठ के चलेंगे। और ये बात तय है कि हम उस समय उठ के चलेंगे, ये निश्चित है। हमें चींटी बनना है। अगर हम चींटी बन के चलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो अपने से ऊपर 6 गुना वजन भी उठा सकते हैं। और हम जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठ के चलने की हिम्मत भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ अजय पटेल जी, जो खास तौर से जितनी इंस्पिरेशन की बात की जाए कम है। लगता है कि इनसे बात करते रहें और हम इंस्पायर होते रहें। दोस्तों, आप भी इनकी वीडियो को देखिएगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और अपने आप व्यापार में बेहतर रूप से सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यूपी की आवाज़ आपको लगातार ऐसी खबरें देता रहेगा, आपको इंस्पायर करते रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आशुतोष के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।